हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 10,000 BC। इस कहानी में हमें ये बताया गया आखिर इंसानों ने पिरामिड का निर्माण कैसे किया। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट एक्सप्लेन दिस मूवी की शुरुआत में हमें एक कबीला दिखाया जाता है और इन कबीले वालों को यहाँ यगहाल कहा जाता है, जो कि बर्फीले पहाड़ों पर रहते हैं और ये बड़े बड़े मेहमत का शिकार करते हैं, जिन्हें ये कबीले वाले मनक कहा करते हैं। लेकिन अब इन बर्फीले पहाड़ों पर जंगली मेहमत बहुत कम आने लगे थे और कभी कभी वो वहाँ पर आते भी नहीं थे। इस वजह से ये कबीले वाले भूख से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते थे। इसी कबीले में एक औरत भी रहती है जिसे सब बड़ी माँ कहकर बुलाते हैं और बड़ी माँ आत्माओं से बातें कर सकती थी। जब बड़ी माँ किसी परेशानी में फंस जाती थी तो वो अपने पूर्वजों की आत्माओं से पूछती थी कि इस परेशानी का हल कैसे निकलेगा। अब बड़ी माँ कई बार अपने पूर्वजों की आत्माओं से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन इन्हें इस बार कोई जवाब नहीं मिलता और एक रात बड़ी माँ को इसका जवाब मिल जाता है। अब इन्हें जंगल में एक लड़की मिलती है जो इन्हें अपनी माँ की लाश से लिपटी हुई मिली थी और ये उस लड़की को बड़ी माँ के पास ले जाते हैं। बड़ी माँ उस लड़की को देखकर कहती है कि ये लड़की हमें उन 4 पैरों वाले राक्षसों की चेतावनी देने आई है। बड़ी माँ इस पर कहती है कि 4 पैरों वाले राक्षस हमारी दुनिया को खत्म कर देंगे और ये तब होगा जब हम अपनी आखिरी शिकार पर निकलेंगे। लेकिन बड़ी माँ ये भी कहती है कि चिंता मत करो, उस वक्त एक नए योद्धा का जन्म होगा और ये लड़की उसकी पत्नी बनेगी और ये दोनों मिलकर यगहालों को एक नई दुनिया की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पर यगहालों को कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एवोलेट है और इस कबीले में एक लड़का भी रहता है जिसका नाम डिले है और डिले एवोलेट को काफी ज्यादा पसंद करता है। डिले एवोलेट को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अब यहाँ पर बड़ी माँ की बातें सुनने के बाद डिले के पिता को काफी चिंता होने लगती है। उनके पास श्वेत भाला होता है क्योंकि डिले के पिता शिकार की शुरुआत सबसे पहले करते थे और डिले के पिता तय करते हैं कि वो एक सफर पर जाएंगे। तभी एक रात वो अपने दोस्त से कहते हैं कि मुझे जाना होगा, हम आखिरी शिकार का इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद डिले के पिता अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। इस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ ठीक है, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। तभी वो अपना श्वेत भाला उसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिले को सब चिढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ से भाग गए। दरअसल अब कबीले के सभी लोग समझ रहे थे कि डिले के पिता बड़ी माँ की भविष्यवाणी सुनकर यहाँ से डरकर भाग गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि सच यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि डिले के पिता यहाँ से क्यों चले गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह यहाँ पर एवोलेट अकेली थी, इसी तरह यहाँ पर डिले भी अकेला था और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और इस तरह ये बहुत साल बीत जाते हैं। अब ये दोनों बड़े हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि एक बार फिर इनके इलाके में मनक आते हैं और ये आखिरी शिकार का वक्त होता है। भविष्यवाणी के हिसाब से आखिरी शिकार पर जब भी कोई जाएगा तो यहाँ पर 4 पैरों वाले जानवर आएंगे और वो इन्हें खत्म कर देंगे। और जब मनक इनके इलाके में आते हैं तो ये सब तय करते हैं कि जो भी मनक का पहले शिकार करेगा उसकी शादी एवोलेट से कर दी जाएगी और उसे श्वेत भाला भी दे दिया जाएगा जो कि डिले के पिता का था और उसे इस कबीले का सरदार भी बना दिया जाएगा। अब एवोलेट डिले से कहती है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं और हम भागकर शादी कर लेंगे, क्योंकि सबको विश्वास था कि मनक का शिकार कबीले का एक लड़का करण ही करेगा क्योंकि वो बहुत अच्छा शिकारी था। यहाँ पर डिले कहता है कि मैं अपने पिता की तरह नहीं भाग सकता, मैं किसी भी कीमत पर मनक का शिकार करूंगा और तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। इसके बाद पूरे कबीले के लोग मनक का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। अब जैसा ही ये उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो सब मनक भागने लगते हैं। आगे उन्होंने एक जाल बिछा रखा था जिससे वो एक बड़े से मनक को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो मनक उस जाल की रस्सियों को तोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसके शरीर में अभी भी जाल लटका हुआ था। अब सब लोग उस जाल को पकड़ लेते हैं और मनक अब भी भाग रहा था। तभी एक एक करके उस जाल को छोड़ देते हैं। अब डिले भी उस जाल को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उसमें फंस गया था और मनक उसे घसीटता हुआ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद वो मनक डिले पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह डिले मनक को एक भाला फेंक कर मार देता है। इससे हाथी को कुछ भी नहीं होता और दोबारा उस पर हमला करता है। तभी डिले को वहाँ पर एक भाला और मिल जाता है और गलती से वो भाला हाथी को लग जाता है। इस बार हाथी वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ पर सारे कबीले वाले आ जाते हैं और वो देखते हैं कि डिले ने मनक को मार डाला है और ये सब देखकर कबीले वाले काफी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अकेले ही इतने बड़े मनक को मार डाला। इतना कहने के बाद वो डिले को श्वेत भाला और एवोलेट भी दे देते हैं, लेकिन डिले को एक बात परेशान कर रही थी कि सबको ये लग रहा था कि डिले ने जाल को नहीं छोड़ा, लेकिन असल में उसने भी जाल छोड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन गलती से उसका हाथ जाल में फंस गया था। इसीलिए वो उन कबीले वालों को श्वेत भाला वापस कर देता है और वो एवोलेट से कहता है कि मैंने मनक को नहीं मारा, वो अपने आप मेरे भाले पर आ गिरा था और इसीलिए मैंने श्वेत भाला वापस कर दिया है। अब यहाँ पर श्वेत भाले को छोड़ने का मतलब है कि एवोलेट को छोड़ देना, क्योंकि उसी को एवोलेट मिल सकती थी जो मनक का शिकार करेगा। जब उसने मनक का शिकार ही नहीं किया तो एवोलेट उसे नहीं मिल सकती थी और यही ये बात सुनकर एवोलेट डिले से नाराज होकर चली जाती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे
छोड़ दिया, जबकि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब ये दोनों उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सब अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। इसी रात कुछ लोग उनके कबीले पर हमला कर देते हैं और उनके कबीले के बहुत सारे आदमी और औरतों को पकड़ कर ले जाते हैं और वो लोग एवेलेट के भी पकड़ लेती हैं, लेकिन डिले और कुछ लोग बच जाते हैं। अब डिले यहाँ पर कहता है कि मैं अपने लोगों को और एवेलेट को बचाकर वापस लाऊंगा। अब डिले कहता है कि मैं उनके पीछे जाऊंगा, लेकिन तभी करण कहता है कि उन ऊंचे पहाड़ों पर जाने के बाद आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। इस पर डिले कहता है कि वो लोग उन पहाड़ों से आ जा सकते हैं तो हम भी आ जा सकते हैं। अब डिले ये तय करता है कि मैं उनका पीछा करूंगा और उसके बाद डिले उनके घोड़ों के पैरों के निशान का पीछा करना शुरू कर देता है। डिले के साथ उसके कुछ लोग भी जाते हैं, लेकिन इनका ये सफर इनके लिए काफी मुश्किल होने वाला था और काफी लंबा भी। लेकिन अब वो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे क्योंकि वो वहाँ से अपने लोगों और एवेलेट को बचाकर लाना चाहते थे। कई दिनों का सफर तय करने के बाद ये उन पहाड़ों के पार पहुँच जाती है और ये वही जगह थी जहाँ पर 4 पैरों वाले राक्षसों ने एवेलेट के पूरे परिवार को मार दिया था। इसके बाद डिले और उसके साथी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये चारों एक जंगल में पहुँच जाते हैं। जंगल में पहुँचने के बाद इन्हें एवेलेट और इनकी कबीले के सभी लोग दिख जाते हैं जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ कर रखा था और वो इन सबको कहीं ले जा रहे थे। यहाँ रात को डिले एवेलेट और अपने कुछ साथियों को छुड़ा लेता है, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें पकड़ कर रखा था वो इन्हें दोबारा से पकड़ लेते हैं और डिले के एक साथी को जख्मी भी कर देते हैं, लेकिन डिले इस बार भी बच जाता है। वो लोग डिले के सभी लोगों को आगे के सफर पर ले जाने लगते हैं। डिले का साथी जो जख्मी हो गया था डिले उसे खींचता हुआ आगे की तरफ ले जाता है और आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगने लगती है। डिले शिकार करने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने शिकार की तरफ बढ़ता है तो वो खुद एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइगर था जो उस गड्ढे में फंसा हुआ था। यहाँ के लोग इसे हत्या दंत कहते थे। फिर रात को बारिश होने लगती है और उस गड्ढे में पानी भरने लगता है, जिस वजह से टाइगर को काफी तकलीफ हो रही थी। तब डिले उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से एक शर्त पर छुड़ाऊंगा, अगर तुम मुझे न मारो। अब डिले उस टाइगर को छुड़ा लेता है और वो टाइगर भी बिना कुछ किए यहाँ से निकल जाता है। डिले भी उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और उसके बाद वो अपने उस साथी के पास जाता है जो जख्मी था, लेकिन अब उसका साथी ठीक हो चुका था। उसका साथी डिले को बताता है कि मैंने रात को यहाँ पर कुछ चीखों की आवाजें सुनी, ऐसा लगता है कि वहाँ किसी ने हमला किया है। और ये दोनों उसी गाँव की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ जाने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ पर सच में किसी ने हमला किया था। और तभी इस गाँव के आदिवासी इन्हें घेर लेते हैं और वो लोग इन्हें मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर वही टाइगर आ जाता है जिसे उस रात डिले ने छुड़ाया था और वो सभी आदिवासी उस टाइगर को देखकर पीछे हट जाते हैं। जब वो टाइगर डिले की ओर बढ़ता है तो उससे डिले कहता है कि तुमने मुझे पहचाना, उस रात मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। वो टाइगर डिले को पहचान जाता है और यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो आदिवासी जो कुछ देर पहले इन लोगों को मारने वाले थे वो इन्हें अपने साथ ले जाकर खाना खिलाने लगते हैं। और तभी डिले इनसे पूछता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। तब वो इस पर बता दे कि बहुत साल पहले एक यहाँ पर आदमी आया था धरती की तलाश में और उसी से हमने ये भाषा सीखी। ये लोग जिस आदमी की बात कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि डिले का पिता था। तब डिले उनसे पूछता है कि वो कहाँ है। तब इस पर कबीले का एक आदमी कहता है कि उन्हें राक्षस आत्माएं हमारे आदमियों के साथ ही ले गई और वो उन्हें और हमारे आदमियों को देवताओं के पर्वत पर ले गए हैं जहाँ से आज तक कोई भी वापस लौट कर नहीं आया है। तब वो आदमी डिले से कहता है कि तुम हमें वहाँ तक ले जाओगे। डिले बोलता है कि मैं। इस पर वो आदमी कहता है हाँ तुम। और वो बताता है कि हमारे यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई है कि यहाँ पर एक आदमी आएगा जो हत्या दंत से बातें करेगा और वो हमारे लोगों को भी छुड़वाएगा। अब वो कबीले वाले आसपास के कबीले को ये सूचना दे देते हैं कि हत्या दंत से बात करने वाला आ गया है। यहाँ पर डिले के साथ जो उसका साथी था वो उसे बताता है कि तुम्हारे पिता कबीले से भागे नहीं थे। वो बड़ी माँ की भविष्यवाणी सुनने के बाद हम सबकी जान बचाने के लिए धरती ढूंढने एक नई जगह निकल पड़े थे ताकि हमारे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और अब डिले को पता चल जाता है कि उसके पिता कबीला छोड़कर नहीं भागे थे। वो अपने साथी से कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। इस पर उसका साथी कहता है कि तुम्हारे पिता से मैंने वादा किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद वो कहता है कि अगर ये बात सबको पता चल जाती तो शायद एक एक करके सभी लोग कबीला छोड़कर भाग जाते, इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। इसके बाद डिले के साथ यहाँ के और आसपास के बहुत सारे कबीले वाले लोग देवताओं की पर्वत की ओर चलने लगते हैं, पर इससे पहले कि ये उन लोगों तक पहुँचते हैं जिन्होंने डिले और इन कबीले वालों को पकड़ा है, वो नदी तक पहुँच जाते हैं और अपनी नाव से आगे की ओर जाने लगते हैं। ये अब उनका पीछा नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके पास नाव नहीं थी और यहाँ पर ये तय करते हैं कि हम आगे के सफर पर पैदल ही जाएंगे। लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं था क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसे आज तक किसी ने भी पार नहीं किया है। लेकिन डिले कहता है कि हम रेगिस्तान को पार करेंगे। इतना कहकर डिले अपने सभी साथियों के साथ निकल पड़ता है और कई दिनों तक सफर तय करने के बाद वो उस रेगिस्तान की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं जहाँ आज तक कोई भी इंसान नहीं जा सका था। और ये यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ
काफी बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये लोग लोगों को उठाकर ले जाते हैं और उन्हें अपना गुलाम बनाकर उनसे अपना काम करवाते हैं। यहाँ पर हजारों से ज्यादा गुलाम थे और सभी लोग जिसके लिए काम करते थे उसे यहाँ पर देवता कहा जाता था। और यहाँ के सभी लोग ऐसी बातें किया करते थे कि ये लोग आसमान से उड़कर आए हैं। कुछ लोग ये भी कहते थे कि जब समुद्र पार इनकी धरती डूब गई तो उसके बाद ये वहाँ से उड़कर आए थे। जो इनका सबसे बड़ा राजा होता है वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आता था, वो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहता था। वो बस अपने लोगों को आदेश देता रहता था कि इन गुलामों से जल्द काम करवाओ ताकि हमारे बड़े बड़े पिरामिड जल्द बनकर तैयार हो जाएं। यहाँ पहुँचने के बाद डिलह और उस कबीले के सरदार जो डिलह का साथ दे रहे थे, ये दोनों अंदर गुलामों के कैंप तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर इनके सामने एक आदमी को लाया जाता है जो कि अंधा होता है। पहले ये देवताओं का आदमी हुआ करता था, लेकिन जब देवता इसे मारने वाले थे तो गुलामों ने इन्हें बचा लिया और तभी से ये इन्हें अपने पास छुपा कर रखते हैं। अब वो आदमी ये बताता है कि पहले ये 3 देवता हुआ करते थे लेकिन 2 पहले ही मर चुके हैं और अब सिर्फ एक ही देवता बचा है। तभी डिलह इनसे पूछता है कि इसे मारने का कोई तो तरीका होगा। इस पर वो आदमी बताता है कि हाँ, मैंने एक बार सुना था कि देवता डरते हैं उस इंसान से जिसके शरीर पर आकाश पर दिखने वाली निशानी होगी और उस निशानी को वो लोग उर्वाना कहते थे। भविष्यवाणी के हिसाब से वो इंसान यहाँ पर सभी लोगों और गुलामों को बचाएगा। वो डिलह से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे शरीर पर ऐसा कोई निशान है। इस पर डिलह कोई भी जवाब नहीं देता। अब डिलह और उसका साथी अंदर जाते हैं लेकिन बाहर उनके साथी उनका इंतजार कर रहे थे। अब डिलह को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि उसके पिता नहीं रहे, इन लोगों ने उन्हें मार दिया है। और इसके बाद डिलह और उसका साथी वहाँ से निकलकर अपने साथियों के पास जाने लगते हैं। तभी वहाँ के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और वो उनके पीछे जाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद उनके बीच में लड़ाई होने लगती है जिसमें उसका साथी मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले उसका साथी उसे श्वेत भाला दे देता है जो उसके पिता का था। अब डिलह यहाँ पर उन सबका बदला लेना चाहता था जिन्हें उसने यहाँ पर खोया है। डिलह यहाँ से सब लोगों को छुड़ाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जब अंदर लोग एवेलेट को देखते हैं तो उसके हाथों पर कुछ घाव के निशान होते हैं और ये निशान बिल्कुल उर्वाना की तरह थे। और उन निशानों को देखने के बाद वहाँ के लोग डर जाते हैं और उसे अपने देवता के पास ले जाती हैं। भविष्यवाणी के अनुसार जिस भी इंसान के हाथ पर ये उर्वाना के निशान थे वो ही यहाँ पर सब लोगों को आजादी दिलवाएगा और ये निशान एवेलेट के हाथ पर होते हैं। और अब देवता के आदमी उसे बताते कि यहाँ पर इसके पीछे एक शिकारी भी आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ डिलह अपने लोगों से कह रहा था कि कल सुबह होने पर हम अपने साथियों के साथ शामिल हो जाएंगे जो कि मजदूर हैं। और वो ऐसा ही करते हैं। सुबह वो मजदूर बनकर अपने साथियों के साथ शामिल हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें उनके खिलाफ जंग लड़नी है और वो वहाँ पर जंग का ऐलान कर देते हैं। वहाँ पर वो बड़े बड़े मनक यानी मेहमत को उकसाते हैं जिससे कि सारे मनक भागने लगते हैं, जिससे वहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ देवता बोलता है कि एवेलेट को बाहर ले जाओ और अगर एवेलेट को देखने के बाद भी गुलाम आगे बढ़े तो उसे मार देना। वो ऐसा ही करते हैं लेकिन डिलह और उसके साथी एवेलेट को देखकर रुक जाते हैं और तभी देवता बाहर आते हैं और देवता के आते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। जब भी देवता सबके सामने आते थे तब सबके सब गुलाम जमीन पर झुक जाते थे। तभी देवता का आदमी कहता है जो भी शिकारी इस लड़की को लेने आएगा वो यहाँ से इसे लेकर हमेशा के लिए पहाड़ों पर जा सकता है और हम उसे नहीं रोकेंगे। अब ये बात देवता का आदमी इसीलिए कह रहा था कि भविष्यवाणी के मुताबिक जिस भी इंसान के शरीर पर आकाश के चिन्ह होंगे वो इस साम्राज्य को खत्म कर देगा और ये सारे चिन्ह एवेलेट के शरीर पर होते हैं। इस पर डिलह कहता कि हाँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा पर मेरे साथियों का क्या होगा। इस पर देवता कहता है कि ये यहीं पर रहेंगे और ये हमारी गुलामी करेंगे। ये बात सुनकर डिलह यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है और अपना श्वेत भाला उठाकर उस देवता की तरफ निशाना मारता है और वो भाला देवता के लग जाता है और वो देवता वहीं पर गिर जाता है जो कि बहुत देर से बकर बकर कर रहा था। तब डिलह वहाँ के लोगों को कहता है कि देखो ये देवता नहीं वो भी एक आम इंसान है जो अब मर चुका है। तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें डिलह जीत जाता है, लेकिन वो आदमी जो इन सब लोगों को यहाँ पर बंदी बनाकर लाया था वो एवेलेट को उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन तभी एवेलेट उसके पेट पर वार कर देती जिससे वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। अब एवेलेट उसके पास ही आ रही थी लेकिन तभी वो आदमी एवेलेट को तीर मार देता है जिससे एवेलेट मर जाती है। उसके बाद डिलह उसे भी मार डालता है जिसने एवेलेट को मारा था। लेकिन बड़ी माँ की भविष्यवाणी ऐसी नहीं थी। बड़ी माँ दूर पहाड़ों पर रहकर भी उन्हें देख पा रही थी क्योंकि वो आत्माओं से बातें कर सकती थी और बड़ी माँ अपनी जान देकर एवेलेट की जान बचा लेती है और आखिर में अपने कबीले अपने घर जाने से पहले जिन आदिवासियों ने इनकी मदद की थी वो इन्हें कुछ बीज देते हैं क्योंकि डिलह के पिता चाहते थे कि डिलह इन्हें अपनी जगह पर ले जाए, अपने घर पर ले जाए और वो ऐसा ही करता है। और जब ये अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं तो कबीले वाले यहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं। ये उन बीजों को उगाते हैं जो कि उन आदिवासियों ने दिए थे जिससे पौधे काफी जल्दी बड़े हो जाते थे। अब इन्हें कभी भी भूख से मरना नहीं पड़ेगा जैसी भविष्यवाणी बड़ी माँ ने की थी वो बिल्कुल सही थी। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।